नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर। और इसके लिए हमने अच्छे से समझा। और इसी श्रृंखला में जो आज पढ़ने वाले हैं वह है हमारा व्यंजन विचार। लास्ट लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया था वह था हमारा स्वर विचार। तो जो व्यंजन है इसके लिए आज हम समझेंगे। तो जो व्यंजनों की संख्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यंजन विचार। इनकी संख्या 33 है। ये कैसे है इसको हम समझेंगे। तो पहले ये हम समझते हैं कि ये जो व्यंजन है इसकी परिभाषा क्या है। तो स्वर की जो परिभाषा है वो है कि जिनको किसी की आवश्यकता ना हो वे तो स्वर हैं बोलने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं स्वर राजन्ते इति स्वरा। स्वर वह वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए हम स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है व्यंजन की, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि व्यंजन वह वर्ण है जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता हो जाती है, उनके लिए हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम व्यंजन कहते हैं। तो हम बहुत चुप्पा से लिख लेंगे कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारी हो जाती है परिभाषा कि जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उनके लिए हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम व्यंजन कहते हैं। हम इनके लिए अगर ऐसे लिख दें पराधीन, या हम इनके लिए कह दें परतंत्र, या हम इनके लिए कह दें अवरोध सहित। ध्वनियाँ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलने के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और अवरोध होता है। जब दो चीज़ें कहीं पर टकराती हैं तो अवरोध उत्पन्न होता है, चाहे वो दो भाई हों, चाहे वो दो इंजन की सरकारें हों, चाहे वो दो वस्तुएं हों। तो वहाँ पर जब रगड़न होगी, अवरोध होगा, तो वहाँ पर आवाज़ होती है। और फिजिक्स ऐसा कहती है कि जो वस्तु चलेगी तो उसमें आवाज़ होती है। तो ऐसी है पराधीन। पराधीन का मतलब है जो दूसरे पर आश्रित है। परतंत्र, जिनका दूसरों जिनका जो सिस्टम है, जो बंधे हुए हैं, पर माने दूसरे के तंत्र में, क्योंकि स्वर के तंत्र में ये बंधे हुए हैं, उनके बिना ये चल नहीं सकते, तो ये परतंत्र हो जाते। अवरोध सहित ध्वनियाँ, इन्हें बोलने के लिए अवरोध की आवश्यकता होती है। हमारे मुख में ये कहीं ना कहीं जीभ अटकती है, कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं ये घर्षण करती है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम कहेंगे अवरोध सहित जो ध्वनियाँ हैं उनके लिए हम व्यंजन कहते हैं। तो इस तरीका से ये हमारी हो जाती है। हम अगर इसके लिए ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगमन, अवरोध और स्फोटन, ध्वनि या ध्वनियाँ। आगमन, जहाँ पर स्वरों को आना पड़ता है या स्वरों के पास नहीं जाना पड़ता है तो आगमन होता है, बल्कि स्वर इनकी सहायता करते हैं। अवरोध होता है और स्फोटन होता है, तो वहाँ पर नई आवाज़ निकलती है। तो इस तरीक़ा से ये जो 4 शब्द मिला के हम कह सकते हैं, ये व्यंजन की परिभाषा है। व्यंजन के अंतर्गत ये 4 शब्द आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो व्यंजनों के भेद क्या होते हैं वो समझते हैं।
तो व्यंजन है, व्यंजनों के भेद या प्रकार। तो हम कह सकते हैं ये स्पर्श होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हम कह सकते हैं ये स्पर्शीय हैं, हाँ हैं। हम कह सकते हैं ये वर्गीय हैं, बिल्कुल हैं। हम इन्हें कह सकते हैं ये स्पृष्ट हैं, बिल्कुल हैं। तो ये 4 शब्द हैं, स्पर्श, स्परीय, स्पर्शीय, वर्गीय और स्पृष्ट व्यंजन। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? तो इनकी संख्या 25 है। इन्हें समझते हैं। अब समझो, इसके लिए स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन्हें बोला जाता है तो ये स्पर्श हमारी जीभ होती है, इसलिए इसके लिए हम स्पर्शीय कह सकते हैं। या हम कह दें कि जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं जब आपस में मिलते हैं, छूते हैं, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? स्पर्शीय कहते हैं। स्पर्श इनकी विशेषता है, बिना स्पर्श के ये बोले नहीं जाते, तो इनके लिए हम स्पर्शीय कहते हैं। और ये जो वर्गों में बटे हुए हैं, 25 वर्ग हैं, सॉरी 25 जो वर्ण हैं और 5 वर्गों में बटे हुए हैं, इसके लिए हम इसीलिए इसे वर्गीय बोलते हैं। और स्पृष्ट, हमारे मुख के कहीं न कहीं जो पृष्ठ हैं, पृष्ठ माने भाग होता है, हिस्सा होता है, वो कहीं न कहीं छूता है तब ये बोले जाते हैं, तो इसलिए हम इनके लिए पृष्ठीय व्यंजन कहते हैं। कैसे? जैसे ये इनमें भी 2 तरह के होते हैं। अब इनमें जो व्यंजनों के भेद चल रहे हैं, तो पहला है इसकी जो हेडिंग या मोटी हेडिंग डाल लो, उसके अंतर्गत इसमें ये चीजें हमने तो ऐसे ही लिख दी है कि स्पर्श, स्पर्शीय, वर्गीय, स्पृष्ट, व्यंजन, इतने नामों से हम इनके लिए जान सकते हैं। अब इसकी जो मेन हेडिंग है वो आएगी पहली, तो वो है परंपरागत, परंपरागत व्यंजन। जो परंपरागत व्यंजन है, एक ही मैं लिखूंगा और समझाऊंगा। तो उनकी संख्या है 25। वो कौन कौन से हैं? तो लिखो का, चा, टा, ता और पा। कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप। तो ये जो का है, तो जब ये का है तो ये हो जाएगा का वर्ग, ये चा है तो ये हो जाएगा चा वर्ग। अभी समझाऊंगा ये वर्ग क्या बवाल होता है। ये टा वर्ग है तो ये हो जाएगा टा वर्ग, ये ता वर्ग है तो ये हो जाएगा ता वर्ग, फिर ये पा वर्ग है तो ये हो जाएगा पा वर्ग। इस तरीका से ये चलते हैं। तो देखो, ये जो जितने भी हॉरिजॉन्टल लिखे जाएंगे तो ये जो वर्ग में बट जाते हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर आखिर ये वर्ण ही बनते हैं। इसीलिए वर्णमाला कहते हैं, अक्षरमाला हम नहीं कह सकते हैं। तो ये का से हो जाए का, खा, गा, घा और पढ़ा। इस तरीका से चा, छा, जा, झा और या। अब ये टा, ठा, फिर ये हो जाता है डा, और एक इस तरीका से आता है, और इसमें एक इस तरीका से और एक इस तरीका से बिना बिंदु, और इस तरीका से। तो ये परंपरागत है और ये आधुनिक है। ता, फिर आता है था, दा, धा, ना, और पा, पा, बा, भा और माँ। इस तरीका से ये समझो। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, जितने ये ऐसे ऐसे हैं। देखो, इन्हें हम याद कैसे रखेंगे कि जो भी वर्गों में बटे हुए हैं, जो वर्ग जितने ज्यादा वर्गों में विभाजित विभाजित है, वो हमेशा पड़ा रहता है, वो पड़े रहते हैं, वो ऊपर नहीं उठते, नीचे गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो जो ऐसे ऐसे हैं, वो वर्गों में जो विभाजित हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ग कहलाएंगे। और इन सबको अगर हम मिला लें तो ये हमारे वर्ण कहलाएंगे। इनका कहाँ पर यूज होगा वो बताऊंगा। जब मैं कहूंगा कि चा वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ये हो जाएगा चा वर्ण, और ये हो जाएगा तीसरा वर्ण, ये जा। 1, 2, 3, इस तरीका से मैं कहूंगा चा वर्ग का चौथा वर्ण, तो यहाँ पर इसकी काम आएगा संधि में ये। और ऐसे ही वो पूछ लेगा कि जो है का वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है,
का वर्ग का पांचवा वर्ण, तो ये ड़ा हो जाएगा। इस तरीका से ये हमें समझने होंगे। तो इसमें भी ये जो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक दृष्टि, फिर हम पढ़ेंगे। अभी हमारी हो गई परंपरागत व्यंजन। परंपरागत दृष्टि से इसमें देखो, ये जो चीज है ये और ये जो है, इनमें ये जो बिंदु आए हैं ये बाद में आए हैं, और वो कैसे आए हैं उनके लिए हम जरा समझते हैं। तो जो आधुनिक दृष्टि है और परंपरागत जो दृष्टि है, उन दोनों को मैंने एक में ही लिख दिया, जबकि इनकी गिनती सिर्फ एक ही बार की जाए। ऐसा नहीं इसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देना। 1 2 3 4 5 ये समझने वाली चीज है कि ये परंपरागत है, ये आधुनिक है, ये परंपरागत, ये आधुनिक है। ये चीज हमें समझनी होगी। तो ये जो परंपरागत वो अगर व्यंजन पूछे तो उनकी संख्या कितनी है? 25 है। इसके लिए हम स्पर्श, स्पर्शीय, या हम कह सकते हैं वर्गीय या स्पृष्ट व्यंजन कह सकते हैं। अब आधुनिक जो दृष्टि है उसे समझेंगे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर आता है आधुनिक, जिसे मॉडर्न बोलते हैं, आधुनिक दृष्टि से व्यंजन। तो आधुनिक दृष्टि से आप ऐसे करके एक चीज बनाइए इस तरीके से, एक यहाँ पर बिंदी लगाओ, एक यहाँ पर लगाओ, एक यहाँ पर, ये 4 हो गए। सबसे पहले इस बिंदी को अगर हम देखें तो ये अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार है, और ये नासिका से बोला जाता है। फिर ये जो हमारा आता है इसके लिए हम नासिक बोलते हैं, नासिक। और इसमें जो पांचवा वर्ण है वो आता है, पांचवा वर्ण। अभी मैंने बताया इसमें कौन सा पांचवा? का वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। और ये जो नीचे वाला है इसके लिए हम बोलते हैं उत्क्षिप्त, या हम कह सकते हैं ताड़न जात। ये उत्क्षिप्त या ताड़न जात है, इसके अंतर्गत ये आता है, क्योंकि ये आधुनिक दृष्टि में हम पढ़ रहे हैं। और ये जो होता है इसके लिए हम बोलते हैं नुक्ता। ये नुक्ता है। इसका कहाँ पे यूज होता है? मैंने आपको बताया भी होगा, कानून और कानून। तो ये जो कानून है और ये कानून, इस कानून का अर्थ होता है विधि, लॉ। और ये कानून है, इसका अर्थ होता है चूल्हा। जैसे अगर हम फैज नगर लिखें तो जो फैज नगर लिखा जाएगा वो फैज नगर इस तरीका से लिखा जाएगा। फाख्ता लिखते हैं हम तो फाख्ता में जो ऐसे करके फाख्ता होता है या फाख्ता होता है, जो भी है, उसमें ये हम लगा देते हैं, फाख्ता होता है। यहाँ तक कबूतर जिसे बोलते हैं, तो उस तरीका ऐसे ही जो फैज नगर है, ऐसे ही फरीदपुर है, तो जो फरीदपुर लिखा जाएगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये चीज, ये नुक्ता बोलते हैं इसके लिए। तो ये हमारी कौन सी है? जैसे हम लिखें खुश, तो खुश को ऐसे लिखेंगे, और जैसे ताक, तो ताक को ऐसे करके लिखेंगे। तो इस तरीका से ये नुक्ता का यूज करते हैं। ये किस में आएगा? आधुनिक दृष्टि में आएगा। अब हम बात करें अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उनकी, तो अंतस्थ जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? तो अंतस्थ का मतलब होता अंतः, जो भीतर स्थित है, अंतस्थ, अंतः धन स्थ, हम कह सकते हैं जो भीतर स्थित है, जो भीतर से बोले जाते हैं वह व्यंजन। इनकी संख्या है 4, या, वा, रा, ला। और ये जो 4 हैं, ये जो हमारा क्रम है ये उत्पत्ति क्रम है। कौन सा क्रम है? उत्पत्ति। और ये वाले 4, या, रा, वा, ला, ये हमारा कौन सा है? ये प्रक्रिया क्रम है। कौन सा? ये प्रक्रिया क्रम है। तो उत्पत्ति क्रम और प्रक्रिया क्रम, ये समझो। जब ये आप आधुनिक, सॉरी, जब आप पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसको जब आप देखेंगे तो इस तरीका से ये क्रम मिलेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है? वो कहेगा कि जो अंतस्थ व्यंजन है उसका हमारे लिए उत्पत्ति क्रम बताओ। तो उत्पत्ति क्रम या व राला हो जाएगा। और जो प्रक्रिया क्रम है
वो या रा वाला हो जाएगा। इसको हम याद कैसे करेंगे? जब कोई प्रेसी जब कोई प्रेसी का अर्थ है प्रेमिका के लिए प्रेमी और प्रेमी के लिए प्रेमिका, ये प्रेसी है। हम ऐसे समझते हैं अगर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के गले पड़ती है तब वो या वह राला की दृष्टि में होती है। लेकिन जब वह बहुत अच्छे से जब वह प्रेमिका जब वह प्रेमी अपना यार बन जाता है, मित्र बन जाता है, सखा बन जाता है, तो वो कहती है प्रेमिका अपने यार से कि यार वाला, यानी कि कह सकती है यार वाला। समझो अब वो यार बन गई है। शुरू में ऐसी थी, शुरू में सब एक सी होती है देखने में, लेकिन बाद में ऐसी होती यार वाला। शुरू में तो वो कुछ नहीं कहती हैं, आप उन्हें सिर्फ प्रेम दें और प्रेम से बोले वो खुश हैं। लेकिन जब वो आप में रम जाती है, जब हिल मिल जाती है, तो वो कहती है यार वाला वो लिपस्टिक ला, यार वाला वो सूट ला, यार वाला वो स्कूटी ला, यार वाला वो हमारे लिए पिज्जा हट ले चल, यार वाला आइसक्रीम ला। तो इस तरीका से वो बन जाती है यार वाला। अब तो उनके यार हो गए, अब वाला, अब तो वो बला बन गई, हर चीज वाला वाला वाला। तो इसे ये याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ यार वाला। और ये क्या है? यार या वा राला, ये उत्पत्ति क्रम है। तो जो अगर वो पूछ ले प्रक्रिया क्रम, तो जब वो रम गई आप में तो प्रक्रिया क्रम हो जाता है, ये याद करने की दृष्टि से। तो ये हो जाएगा या वा राला उत्पत्ति क्रम, या रा वाला ये प्रक्रिया क्रम हो जाएगा। अब ऊष्म व्यंजन होता है, तो ऊष्म व्यंजन हम समझते हैं चौथे नंबर पे ऊष्म, या हम कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर भी मत भूल जाना, ऊष्म और ऊष्म, ये जो संस्कृताचार्य है वो इस ऐसे करके ऊष्म लिखते हैं, और हिंदीयाचार्य जो हिंदी को जानने वाले हैं, हिंदाचार्य, तो वो ऐसे करके लिखते। दोनों सही, कोई गलत नहीं है, जो आपको सही लगे वो लिख लो। मैंने दोनों इसीलिए लिख दिए हैं। इनकी संख्या 4 होती। ऊष्म व्यंजन जो है ये नाम से ही आपको लग रहे हैं, शाह, शाह, शाहा। तो इनको बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, वायु निकलती है गर्म। तो उसकी नाम उसी के नाम पे, उसी प्रक्रिया के नाम पर, उसी क्रिया के नाम पर इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा, शा, सा और हा, इस तरीका से हम इन्हें बोलते हैं, शा, शा, सा और हा। तो जब हमारे मुख से जो वायु गर्म निकलती है उसी के अनुसार इन्होंने नाम रख दिया ऊष्म व्यंजन। फिर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन 5वें नंबर पर। संयुक्त, शा माने जुड़ा हुआ, युक्त, सा माने सहित और युक्त माने जुड़ा हुआ। जो सही, जो आप उसमें जुड़े हुए हैं, सहित हैं जुड़े हुए, उनके लिए संयुक्त कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। ये होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं छा, त्रा, ज्या और श्रा। ये जो 4 वर्ण हैं, इनको अगर हम देखें तो ये कैसे करके बने हैं? ये का हलंत, शा हलंत और आ, इस तरीका से ये बने। ये जो त्रा है इस तरीका से हम आप रिदम में बनाते हैं, इसका जो सही तरीका है वो ऐसे बनेगा। ये ता है, ये ता है, इसमें ये रा है, ये त्रा है। तो ये जो ता है, तो इसको जो हम बनाएंगे तो ये ऐसे करके बना सकते हैं, ता धन हलंत रा हलंत आ, ये तरह। ये जो ज्या है इसके लिए ज्या बोलते हैं। आपने देखा होगा जो बाबा रामदेव हैं, जब वो कोई शब्द बोलते हैं, जैसे वो अगर कोई शब्द का मतलब यहाँ पर ये ज्ञा से रिलेटेड है, जैसे अगर वो बोलेंगे भाषा विज्ञानी, वो ये नहीं बोलेंगे भाषा विज्ञानी। अपने लोग बोलते हैं भाषा विज्ञानी, और होता क्या है? भाषा विज्ञानी। यानी कि वो ज्या होता है, ज्ञा नहीं होता है, ज्ञानी होता है। अगर वो विज्ञान, अपने बोलते हैं विज्ञान, वो बोलेंगे विज्ञान। सही यही है विज्ञान। हालांकि हमारे रिदम में आया हुआ है विज्ञान, तो हम विज्ञान बोल सकते हैं, लेकिन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। तो ये जो, जैसे ये जो छा है, तो ये ऐसे बनता है का हलंत धन शाह हलंत आ, और ये त्रा ऐसे बनता है। अब जो या है तो ये ऐसे करके बनता है, जा धन या और धन आ से। ये जो स्रा है, ये जो स्रा सही में जो ये ऐसे करके बना दिया गया। ये पहले कैसे था?
ये उत्पत्ति क्रम में इस तरीका से था, लेकिन ये बदलते-बदलते ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, तो फिर ये सिर्फ सोचा कि इसे भी हटाओ, फिर ये सिर्फ ऐसा रह गया। क्योंकि अगर इस सिरा को हम देखें और इस सिरा को देखें, तो बहुत कुछ मैच कर रहा है इसमें। तो इसका जो उत्पत्ति क्रम है, वो ऐसा ही था, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है, वो इस तरीका से चल रहा है। तो ये जो सिरा है, ये जो सिरा इस तरीका से बनता है, शा, धन, रा, धन, आ। ये इससे ज़्यादा अब हम इनके लिए नहीं तोड़ सकते। इससे ज़्यादा अब हम इनके लिए नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसे हम थोड़ा-सा संक्षेप कर सकते हैं, जैसे ये का, धन, शा है, तो इसे हम हलंत ना करें, तब भी ये सही, तब भी ये छा है। ऐसे ये ता, धन, रा है, इस तरीका से भी हम कह सकते हैं इसे, ता, धन, रा। इससे ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते। ऐसे ये ज्या है, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ये जो स्रा है, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें हलंत लगेगा तो आ जाएगा। इस तरीका से हम समझ सकते हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन है, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इस तरीका से हमने चीज को समझा। इससे आगे जरा चलते हैं। अब हम इनका कहाँ-कहाँ पर इतने ये तोड़ मरोड़ करके इतनी इसलिए दिखाते हैं, क्योंकि इनका जो यूज है, जो प्रयोग है, वो संधि में होगा। अब अभी से हम इनको नहीं समझेंगे तो आगे हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं, ऐसे एक ये जो वर्ड है, धन, वाह। दूसरा मैं ऐसे करके लिख दूं कि दा, धन, ऐसे। तीसरा जैसे मैं ये वर्ड लिख दूं कि दा, धन, रा। चौथा मैं इस तरीका से यदि लिख दूं कि हा, धन, ना। ऐसे में अगर लिख दूं कि हा, धन, री, यहां पर ये हलंत है। ऐसे में लिख दूं हा, धन, वाह, ये हलंत है सही। इसे हम ऐसे क्या नहीं लिख सकते? ये जो दा है, दा में ये वाह, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ये जो दा है, ऐसे इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है। ऐसे ये द्रा के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ऐसे ये जो हा ना, तो ये जो हा है, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ये जो हा है, इसमें ये जो री है वो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ये जो हा है, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हुआ है। इनसे जो शब्द बनता है, जैसे ये है, तो ये जो द्वारा है, तो द्वारा हम ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए द्वारा, या हम इसके लिए द्वारा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इन द्वारा में ना। जैसे हम शुद्ध लिखें, तो ये जो शुद्ध है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसी शुद्ध के लिए ऐसे लिख सकते हैं, तब भी ये सही है, दोनों सही। ऐसे ये दृश्य हम ऐसे लिखते हैं, या हम इसके लिए ऐसे लिखें, तब भी ये सही है। तो ये तोड़ मरोड़ के हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी ये इसकी आवश्यकता है। जैसे ये हन है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, चिन्ह, चिन्ह। ये भी चिन्ह ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं चिन्ह। लेकिन जो हम ऐसे करके लिखते हैं, ये न्याहित गलत है। ऐसी जो हृदय है, तो इस हृदय के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, हृदय। या हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, हृदय। ये भी सही है। ऐसे ही ये जो आहान अगर हम लिखें, तो आहान में हम आ, वान ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, हा, धन, वा, और आहान, आहान, हा, धन, वा, धन, नहीं, आह्वान। हाँ, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आ, धन, वा,
तब भी ये सही है। तो इस तरीका से ये हम तोड़ मरोड़ के इसके लिए इसलिए ही लिख रहे हैं क्योंकि इनका जो उपयोग होगा वो संधि होगा। ये दा और वा से ऐसे करके ये बनेगा, और ये जो दा और धा से इस तरीका से ये बनेगा। ऐसे ही ये जो द और रा से ये द्रा बनेगा। ऐसे ही ये जो हा और ना से ये हन बनेगा ऐसे। ऐसे ही ये जो हा और री से ये बनेगा। ऐसे ही जो हा और वा से ये हा ऐसे बनेगा। तो ये चीज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए आवश्यकता पड़ेगी उसमें क्या बोलते हैं संधि। आगे देखो, संयुक्त व्यंजन में भी एक चीज समझने वाली है जो अच्छे से आपको समझनी चाहिए, वो है कि जो छा है और ये जो त्रा है और ये जो ज्या है और ये जो स्रा है, ये चार जो वर्ण हैं व्यंजन हैं, इनको लिखने की वैकल्पिक विधि नहीं है। वैकल्पिक विधि नहीं है। ये जो चार हैं छा त्रा ज्ञा और सिरा, इनको लिखने की वैकल्पिक विधि नहीं है। कैसे? जैसे ये हम लिख दे रहे छा त्रा ज्ञा और सिरा। तो जैसे हम लिख दें कि ये छा है, इससे जैसे कक्षा हम बना रहे हैं तो हम ऐसे लिखें का और शा, तो ये गलत है। जैसे ये जो त्रा है, इससे हम मित्र शब्द बना दें, तो मित्र में अगर हम ऐसे करके लिख रहे हैं तब भी ये गलत है। और ऐसे ही करके यदि हम चाहें तो ये जो ज्ञानी है, तो इस ज्ञानी को हम चाहें तो ऐसे लिखें ज्ञानी, तो ये गलत है। ऐसे ही जो स्रा है, इससे हम शब्द बनाएं शिरवण, तो ये जो शिरवण है, इसको अगर हम चाहें ऐसे लिख दें कि स्रा रा वा औड़ा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनको लिखने की वैकल्पिक विधि नहीं है। तो छात्रा ज्ञा और सिरा इनको लिखने की वैकल्पिक विधि नहीं है। तो इसमें हमने ये देखा सॉरी, जो व्यंजन विचार है कि व्यंजन को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जो व्यंजन है हमारे, उनके लिए हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? व्यंजनों के भेद की बात करें तो परंपरागत और आधुनिक, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, ये हमने 5 तरीका से इन्हें बांटा। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।